अदालती तारीख की संगीन तरीन चार्जशीट की तहकीकात रिटायर्ड जज पर मुश्तमिल एक रुकनी कमीशन करेगा। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से अदलिया में खुफिया इदारों की मुदाखलत के इल्जाम के मामले पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया है। अटॉर्नी जनरल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आजम नजीर ताड़ का कहना था कि आज वजीर आजम की चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस से मुलाकात हुई जो 1.5 घंटा जारी रही। वजीर कानून का कहना था कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत कमीशन बनाया जाएगा। अच्छी साख वाले नेक और ईमानदार रिटायर्ड जज की सरबराही में मामले की छानबीन कराई जाएगी। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर ताड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कई हवालों से हैरान कुन थी। वजीर कानून ने 2 टोक अल्फाज में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत लिखने के इकदाम को अंडर प्ले किया और बला का अंडर प्ले किया, ये कहते हुए कि क्या ही अच्छा होता कि बातें आज से 13 माह पहले हो जाती। खत में कुछ ऐसे वाकयात का भी जिक्र है कि जिनका ताल्लुक पिछली रजीम से है। खत में पिछले चीफ जस्टिस के दौर से मुतल्लिक ज्यादातर चीजें हैं। क्या ही बेहतर होता कि मुदाखलत का यह मामला अंडर द कार्पेट ना डाला जाता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने 6 से इवेंट्स का जिक्र किया जिनका ताल्लुक पिछले साल से है, उस रजीम से है जो अब नहीं है। हमारे पिछले चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं, उनके दौर से मुतल्लिका ज्यादातर चीजें थी। ये पहली दफा नहीं हुआ, इस तरह की आवाजें पहले भी आती रही हैं। अगर आप तारीख में जाएं और झांकें, और इवन रिसेंट पास्ट में जो जस्टिस सिद्दीकी साहब वाला मामला था जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जिसका फैसला किया, और उससे बहुत पहले भी, अगर ये बातें दुरुस्त नहीं है, ये साबित नहीं हो सकती, तो फिर क्या होगा, इस पे भी हमें बड़ा संजीदगी के साथ सोचना चाहिए। क्या ही अच्छा होता कि अगर ये बातें आज से 13 माह पहले या 10 माह पहले हो गई होती और उस वक्त की जो रजीम थी जुडिशल हायरार्की में, या उसके बाद ये केयर टेकर्स रहे, उनके सामने भी आता तो ये मामला होता। मैं समझता हूं कि जब इस तरह के मामलात आए, इन्हें अंडर द कार्पेट रखने की बजाय, इन पे मट्टी डालने की बजाय, इन्हें छुपाने की बजाय, इन्हें ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ इन्हें डील करना चाहिए। ताज्जुब यह है कि वजीर कानून ने यह नुक्ता तो उठा लिया कि जब मुदाखलत साबिक चीफ जस्टिस बंदयाल के दौर में हुई तो तहकीकात का आगाज उस वक्त क्यों नहीं हुआ। वजीर कानून की दलील दुरुस्त है, मगर वो इस खामोशी को फरामोश कर गए कि जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से 1 साल से जायद रवा रखी गई। सवाल तो यह भी अपनी जगह अहम है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुदाखलत के संगीन मामले को टेकअप क्यों नहीं किया। वजीर कानून का कहना था कि वजीर आजम ने चीफ जस्टिस को यह बावर करवाया है कि इदारा जाती मुदाखलत हरगिज नहीं होनी चाहिए। वजीर आजम की कमीशन तश्कील देने की पेशकश को चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने खुश दिली से कबूल किया। जो कमीशन के बारे में आपने फरमाया है, क्या चीफ जस्टिस ने इससे एग्री किया है? जी बिल्कुल, ये चीफ जस्टिस साहब ने इस पे एग्री किया है। इस तजवीज को बड़ी खुश दिली से कबूल किया गया। वजीर कानून का यह कहना था कि TORs भी काबीना तय करेगी, ना सिर्फ इस खत बल्कि माजी के मामलात को भी किसी हद तक देखा जाएगा। कि कोई नेक नाम, गैर जानिबदार, कोई रिटायर्ड अदालती शख्सियत जो है, उन्हें रिक्वेस्ट की जाए कि वो इस कमीशन को हेड करें। और कमीशन के TORs जो हैं वो भी जाहिर है काबीना का इख्तियार है। वो मुशावरत से मैं और अटॉर्नी जनरल साहब के जिम्मे ये लगा था कि TORs में ना सिर्फ ये कि जो इस चिट्ठी के हवाले से, बल्कि जो कुछ माजी के मामलात हैं उन पे भी जिस हद तक कानून इजाजत देता है या जो कैबिनेट जिस हद तक इसको ऑथोराइज करेगी वो TORs में शामिल होगा। ये खुशाइन बात है कि अदलिया में मुदाखलत के मामले की तहकीकात को माजी से शुरू किया जाए, लेकिन क्या इन तहकीकात में मियां साहब का दूसरा दौरे हुकूमत भी शामिल होगा कि जब एहतसाब कमीशन के सरबराह सैफुर रहमान थे जो आसिफ अली जरदारी और बेनजीर भुट्टो के खिलाफ स्विस मुकदमात पर तफ्तीश कर रहे थे। सैफुर रहमान और जस्टिस मलिक कयूम की SGS को टेकना मुकदमे में बेनजीर भुट्टो और आसिफ जरदारी के मुकदमात पर फोन पर गुफ्तगू हुई। सैफुर रहमान जो बाद में मुस्लिम लीग नवाज के सेनेटर भी रहे, फोन पर बीबी को सजा देने से मुतल्लिक उस वक्त के वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की हदायत पहुंचा रहे थे। क्या इस दबाव की तहकीकात भी की जाएंगी, क्योंकि वजीर कानून सिर्फ 2018 नहीं बल्कि पीछे जाना चाहते हैं। वैसे तो अदालती तारीख के लिए मुदाखलत, धौंस और जबरदस्ती के फैसलों का बाब नया नहीं है, मगर 6 जजेस का 2 कदम आगे बढ़कर अदलिया में मुदाखलत को खत की सूरत मुल्की आला अदालत तक पहुंचाना मामले की संगीनी को उजागर कर रहा है। वजीर कानून का कहना था कि ना सिर्फ इस खत को बल्कि माजी के मामलात पर भी किसी हद तक देखा जा सकता है। जज साहिबान की जानिब से लिखे गए खत में बजा तौर पर ऐसे किरदार मौजूद हैं कि जो हमेशा से भारी पत्थर रहे हैं। क्या एक खुद मुख्तार इदारे को इन भारी पत्थरों का बोझ खुद नहीं उठाना चाहिए? क्या जो प्रेशर हाजिर सर्विस जजेस जिसकी कंप्लेन कर रहे हैं वो एक रिटायर्ड जज
मुकम्मल तौर पे आज़ादी से उसकी छानबीन कर सकेगा। वजीर कानून आजम नजीर ताड़ का कहना था कि एक तरीका यह था कि इस मामले को 184(3) के तहत लिया जाता, यानी कि सुओ मोटो उठा लिया जाता या ले लिया जाता आला अदालत की तरफ से, लेकिन आला अदालत का फैसला चैलेंज करना पड़ता। और ये क्यों नहीं किया गया, इसकी दलील भी दे रहे थे। फुल कोर्ट में जो उनकी मुशावरत हुई उसका भी शायद नतीजा यही था कि बजाय कि इस मामले को एक तरीका यह है कि 184(3) के जरिए लिया जाए और जुडिशल प्रोसीडिंग्स, आपको मालूम है कि उस सूरत में फिर मामला कई दफा प्रेजुडिस हो जाता है कि जो वहां पे फिर डिसीजंस हो वो कहां पे आप उनको लेके जा सकते हैं। जबकि कानून पर गहरी नजर रखने वालों का यह मानना है कि मुदाखलत का यह मामला इतना संगीन है कि चीफ जस्टिस को सुओ मोटो ही लेना चाहिए था। ये जज साहिबान, आपका पूरा का पूरा एक हाई कोर्ट जो है वो कंप्लेन कर रहा है कि हम काम नहीं कर पा रहे, हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है। तो इस इशू को अगर इग्नोर किया गया तो फिर तो मैं समझता हूं कि जो जुडिशरी पे जो भी बचा कुचा एतमाद है वो बहुत जल्दी इरोड होगा। सुप्रीम कोर्ट ये तमाम जो इंक्वायरी है 184(3) में सुप्रीम कोर्ट की पावर्स प्रैक्टिकली अनलिमिटेड होती हैं कि वो किसी किस्म की भी इंक्वायरी कर सकती है, किसी को भी बुला सकती है, किसी भी इदारे से मदद तलब कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट खुद भी कर सकती है। एक दूसरी ऑप्शन ये है कि वो कोई कमीशन तश्कील दे। कमीशन में अलबत्ता ये है कि माजी में हमारा जो तजर्बा रहा है कमीशन के साथ वो कोई इतना ज्यादा पॉजिटिव या प्रोडक्टिव नहीं रहा, क्योंकि कमीशन बनती तो बड़ी ज़ूम शूम से है मगर उसका फिर आउटपुट जो है वो साल 2 साल 4 साल बाद जब आता है तो वो उस तरीके से मैनेज नहीं कर पाती है। और खास तौर पे वी हैव टू रिकग्नाइज कि ये बड़ी, अगर ये इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात है तो बड़ा ही अपना देरा ऑब्वियसली पावरफुल वेस्टेड इंटरेस्ट इन्वॉल्व, और उसमें मैं समझता हूं जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इस तमाम, ऑब्वियसली कुछ इन्वेस्टिगेटिव एस्पेक्ट्स जो हैं उसमें उनको बाहर से डिफरेंट इदारों से भी मदद मांगनी पड़ेगी, मगर ओवरऑल सुपरविजन सुप्रीम कोर्ट को खुद करनी चाहिए। सुओ मोटो नोटिस लेकर जुडिशल साइड के ऊपर कोई जजमेंट दे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हिज़्ब रवायात साले जाफर ने वजीर कानून से सवाल किया कि 6 जजेस का अदालती मुदाखलत पर चीफ जस्टिस को खत मिस कॉन्डक्ट के जुमरे में नहीं आता क्या? वजीर कानून आजम नजीर ताड़ का यह नहीं कहना था कि हरगिज नहीं, ये उनका हक है, बल्कि उन्होंने कहा कि यह खत मिस कॉन्डक्ट है या नहीं ये भी कमीशन तय करेगा। क्या ये लेटर जो है ये मिस कॉन्डक्ट ऑफ द जजेस जो है या जज है उसको कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता? आपकी ओपिनियन क्या है? मेरी जाती राय हो सकती है। इस सवाल का जवाब भी मेरे ख्याल में कमीशन से ही आना चाहिए। यानी कि जाती राय वजीर कानून की यही है कि ये मिसकॉन्डक्ट है, यही अखज़ किया जा सकता है। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि क्या कमीशन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस खुद कटहरे में खड़े किए जाएंगे? अब अदालती फैसलों पर असरअंदाज होने के मामले की निशानदेही किस मिसकॉन्डक्ट के जुमरे में आ सकती है? वजीर कानून आजम नजीर ताड़ का कहना था कि जितनी कुर्बानियां फाज पाकिस्तान ने दी हैं उसकी कदर करनी चाहिए, हमेशा उन पर उंगली नहीं उठानी चाहिए, तमाम इदारों को एक दूसरे को इज्जत देनी चाहिए। वजीर आजम कल सारे फैसले काबीना के सामने रख देंगे। वजीर आजम खुफिया इदारों से भी इनपुट लेंगे। क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने DGI से पूछा कि आपका इदारा इस तरह की बात कर रहा है? देखिए, ये जो सारे फैसले हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के जो कल कैबिनेट में लेके जा रहे हैं, इनकी जो आगे फर्दर एग्जीक्यूशन स्टेज है कि क्या क्या होना है, वजीर आजम साहब को बिल्कुल इस बात का अदराक है, वो बिल्कुल करेंगे। वो पूछेंगे भी, उनकी इनपुट भी लेंगे। जहां पे रिपोर्ट के बाद जहां पे गलतियां हुई उनका तदारुक भी होगा, जहां पे एक्शन सजेस्ट किए गए एक्शंस भी होंगे। ये हमारे निज़ाम का अलमिया है कि जिन अहम तरीन मामलात को दीमक के चाटने के लिए कानून में और फाइलों में बंद कर दिया जाता है उन पर पहले कमीशन बनाए जाते हैं। महमूद रहमान कमीशन, लापता अफराद कमीशन, एबटाबाद कमीशन, शफीउर रहमान कमीशन, ऑडियो लीक्स कमीशन, बेनज़ीर शहादत पर कमीशन, ये तमाम अहम तरीन मामलात कमीशन के नाम पर फाइलों में दफना दिए गए हैं कि जो आज तक सपुर्द खाक ही हैं।
ایک اور کمیشن تاریخ کے سیاہ باب میں ایک اور اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ تعجب تو یہ ہے کہ وزیر قانون خود فرما رہے ہیں کہ ماضی میں بھی اس طرح کی آوازیں اٹھتی رہی ہیں، وزیر اعظم اور ان کا خاندان خود زیر عتاب رہا ہے۔ میاں صاحب تو ماضی سے سبق سیکھنے والوں میں سے تھے۔ بقول پی ایم ایل این ججز بحالی تحریک کو لیڈ کرنے والے 2007 میں میاں صاحب آج ججز کی آزادی سے نظریں چرا رہے ہیں، بشمول ان کی جماعت۔ عدلیہ کی آزادی سے متعلق مسلم لیگ نون کے بیانیے میں کل اور آج میں فرق ملاحظہ کیجیے۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے کہا ہے کہ مجھے کہا گیا کہ آپ نے ان کو ضمانت نہیں دینی، ان کو باہر نہیں آنے دینا، ان کو جیل میں رکھنا ہے، اس لیے کہ ہماری 2 سال کی محنت ورنہ ناکارہ ہو جائے گی۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو سچ بولنے کی سزا نہ دی جائے، ججز کو پریشرائز کرا کر، بلیک میل کرا کر، اپنے دھونس اور دھاندلی جما کر جو فیصلے ان سے لیے جاتے ہیں۔ آج اگر کٹہرے میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی کھڑے ہیں تو کل کوئی بھی جج جو انصاف کرنا چاہتا ہے، قانون کے راستے پر چلنا چاہتا ہے اور انڈیپینڈنٹلی فیصلے کرنے چاہتے ہیں، وہ سب جج کل کٹہرے میں کھڑے ہوں گے۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی بات کو سنیں، اس کو ویٹیج دیں، ان کو سچ بولنے کی سزا نہ دیں۔ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ایجنسی کا اثر انداز ہوتی ہے، پہلے ان کو کٹہرے میں کھڑا کریں۔ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، آپ کا سب سے سینئر جج دعائی دے رہا تھا، تو آپ میں سے کیوں نہیں کوئی اس کے ساتھ کھڑا ہوا؟ آپ نے اپنے فرائض سے کوتاہی کی ہے، آج آپ سیاست کرنا شروع کر دیا۔ صدیقی بولے تھے تو بولنا تھوڑا تھا، اب یہ خط کیوں نہیں لکھے گا؟ تب یہ باقی حضرات کا جو دھندا 2018 سے 2024 تک تھا، ذرا اس پہ بھی نظر ڈالے، اس وقت خطوط کیوں نہیں لکھا؟ مزے کی بات ہے کہ یہ سوال مسلم لیگ نون نے تب نہیں اٹھائے کیونکہ سیاسی طور پر ان کو فائدہ تھا ان باتوں کا۔ جج کو کٹہرے میں یہ ججز کل کھڑے ہوں گے اگر آواز نہیں اٹھائی، یہ مریم صاحبہ نے کہا، لیکن شاید یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ خود حکومت میں آ کر انہی کی حکومت کٹہرے میں کھڑا کروائے گی اور خود ہی سوالات اٹھائے گی۔ ہمارے ساتھ سینئر صحافی رؤف کلاسرا صاحب موجود ہیں۔